वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं हूं भरत कुमार और आज सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू यहाँ पे जो लेसन है वो पढ़ रहे हैं अब बीए फर्स्ट ईयर के। तो आज जो हमारा जो लेसन है वो नया लेसन है और इस नए लेसन की जब हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पहले के जो लेसन हैं वह ऑलरेडी इस चैनल पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आज देख रहे हैं अपना जो बीए फर्स्ट ईयर का 11th लेसन है जिसका टाइटल है अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने 12th में पढ़ा होगा अधिकार क्या है, ठीक है ना, और अधिकार के साथ कर्तव्य को भी उस लेसन में आपने साथ साथ पढ़ा होगा। तो जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकार क्या है, तो एक तरह से अधिकार को ऐसे समझना है कि अधिकार एक ऐसी शक्ति या पावर होता है जिसके तहत व्यक्ति क्या कर सकता है, उस राज्य उस समाज में अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, ठीक है ना। अधिकार एक समझ लीजिए एक पावर है जो व्यक्ति को दिया गया है जिसके तहत वो क्या कर सकता है, अब एक तरह से स्वाभिमान जीवन जी सकता है और अपने परिवार अपने समाज राज्य का विकास कर सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अधिकार एक स्वाभाविक मांग होती है जो व्यक्ति और समाज के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और इस अधिकार के महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में मूल जो अधिकार है वो जोड़े गए हैं, जो अपने संविधान का भाग 3 है उसमें 12 से 35 तक। तो ये आप समझ गए होंगे अधिकार महत्वपूर्ण है। और अधिकार एक व्यक्ति के जब अधिकार हैं तो दूसरे के वे क्या हो जाते, कर्तव्य, क्योंकि अगर वह कर्तव्यों का पालन करेगा उचित रूप में तो दूसरों के लिए वे अधिकार एक मायनेपूर्ण हो जाएंगे। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक तरह से साथ में चलते हैं। तो हम इसी को यहाँ पे एक थोड़ा हिंट बता दिया, हम लेसन पे आते हैं। और जैसे कि मैंने अर्थ बता दिया, अधिकार एक ऐसा पावर है, एक ऐसा व्यक्ति की मांग है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में स्वाभिमान और एक विकसित जीवन जी सकता है। तो ये व्यवस्था राज्य के द्वारा उसे प्रदान की जाती है। तो अब हम इसकी परिभाषाओं को यहाँ पे देखें। मैंने यहाँ पे पहले ही नोट कर ली है ताकि आप नोट करने में टाइम न जाए और सीधा बोर्ड पे आप समझ सकें। तो सबसे पहले हम अधिकार के ऊपर कि अधिकार क्या है तो परिभाषा समझ रहे वाइल्ड की। तो वाइल्ड ने ये कहा है कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। वापिस समझ लीजिए, अधिकार कुछ विशेष कार्यों को, कोई विशेष कार्यों को करने की। अब विशेष का मतलब यहाँ पे जैसे कपड़ा धोना वगैरह, ये जो है खाना पीना, ये कोई विशेष कार्य नहीं होते। विशेष कार्य का मतलब ये है कि जैसे आप अपने समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए क्या जरूरी है वो कार्य, आप कहीं पे भी अपने जो कह सकते हैं अपनी कौशल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो जो विशेष कार्य करने होते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपको अपने समाज अपने राज्य के लिए ऐसे विशेष कार्य करने होते हैं जिससे क्या हो, आपका और समाज का नाम रोशन हो, वो आगे जाके डेवलप हो। तो ये ऐसे कार्य, विशेष कार्य। अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता मतलब उसे अपने स्वविवेक से स्वतंत्र होकर करने की। स्वाधीनता मतलब अपने स्वविवेक से स्वतंत्र होकर, जिसके ऊपर किसी की अधिकार या कोई उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे है कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। उचित मांग ये सबसे इंपॉर्टेंट, उचित यानी लीगल, आपके द्वारा जो संविधान स्वाधीनता पूर्वक जो कार्य किया जा रहा है विशेष रूप से वह उचित है। ऐसा नहीं आप स्वाधीन होकर स्वतंत्र होकर कोई भी अनुचित काम कर लें, ठीक है ना। जैसे कि जो व्यापार नहीं करना होता है, जो इलीगल है, ड्रग्स वगैरह, अगर वो कर लें तो वो उचित मांग थोड़ी है। आप तो कहेंगे कि मुझे मेरा एक कर्तव्य, मैं व्यापार कर सकता हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है उचित, लीगल रूप में जो सही है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही कार्य को करने की यहाँ पे छूट दी गई है। तो अधिकार, क्योंकि एक अधिकार दूसरे के कर्तव्य के तौर पे होते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है कि उचित मांग होनी चाहिए। तो ये जो व्यवस्था, ये जो परिभाषा दी गई वाइल्ड के द्वारा बहुत ही अच्छी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बोशांकी के अनुसार कि उन्होंने अधिकार को किस तरह से अपने शब्दों में समझा है या कह सकते हैं उन्होंने विचार दिए हैं। तो देखिए, अधिकार वह मांग है, अधिकार वह मांग है, मांग को यहाँ पे समझना है कि डिमांड है उस राज्य में, व्यक्तियों के लिए मांग है, ठीक है ना, व्यक्ति ये मांग करते हैं। तो अधिकार वह मांग है, व्यक्तियों की वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, जिसे समाज स्वीकार करता है, ठीक है ना, ये समझना है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे परिभाषा है वो दी गई है। देख लीजिए, इसको वापस एक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, ठीक है ना। अधिकार व्यक्तियों की मांग है और
व्यक्तियों की तो बहुत सारी अलग अलग मांग होती है, अनैतिक भी होती है, लेकिन ये एक ऐसी मांग है अधिकार के रूप में जो समाज भी स्वीकार करता है, यानी समाज भी ये चाहता है कि अधिकार है वो राज्य में हो, व्यक्ति को अधिकार मिले। तो या इसका ये मतलब है कि जो समाज है वो भी अधिकार की जो मांग है, डिमांड है, वो स्वीकार करता है, और जब ये मांग है वो समाज के द्वारा स्वीकार की जाती है तो इसको लागू करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा। तो इस तरह से ये परिभाषा है वो अधिकार के तौर पे बहुत अच्छी है, तो आपको ये समझना है। और जब भी आपके एग्जाम में बड़ा प्रश्न आए अधिकार के और कर्तव्य के संबंध में, तो ये परिभाषाएं मैंने नोट की है, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके मार्क्स के ऊपर इफेक्टिव प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे पहले ही नोट कर लिया, वरना मैं ऐसे ओरल ही आपको समझा देता परिभाषा इनकी, लेकिन अगर आपको नोट करनी है तो ये जरूरी है कि मैं यहाँ पे नोट लिखूँ ताकि आप उसको नोट कर सकें। और जो इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, जो इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो नोट्स उपलब्ध है, वो आगे ले सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट अपने देखते हैं, लॉस्की ने अधिकार के बारे में किस तरह से अपने विचार दिए हैं या क्या परिभाषा लॉस्की की। तो देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, यानी समाज में व्यक्ति के सामाजिक जीवन की जो अधिकार है वो वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में, यानी समाज में अधिकार एक तरह से एक परिस्थिति है, ठीक है ना। और अगर ये परिस्थितियां ना हो, जिसके अभाव में, यानी सामान्य से अधिकार जैसी जो व्यवस्था है या जो परिस्थिति अगर वह न हो समाज में, तो कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये लॉस्की के द्वारा कहा गया है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, यानी समाज में एक अच्छे समाज को विकसित करने के लिए समाज की ये परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को मिलती हैं। तो ये कहा गया है अधिकार समाज की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में क्या होगा कि सामान्य तो एक व्यक्ति है वो अपने जीवन का विकास नहीं कर पाएगा, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए ये परिस्थितियां बहुत ही जरूरी है और मायने हैं। तो इस तरह से हमने ये अधिकार को अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं के द्वारा यहाँ पे समझा है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इनके विचार इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी ये जरूरी है, तो आपको इनके ध्यान रखना है। अधिकार के संदर्भ में ये जो परिभाषा हमने यहाँ पे पढ़ी है, अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि अधिकार को जिस तरह से हमने समझा है, तो अधिकार के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं होती। यहाँ तक हम समझ गए, क्योंकि अधिकार कहीं ना कहीं मानव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में जब व्यक्तियों का समूह है, तो इससे ये है कि कोई व्यक्ति दूसरों की कार्यों या अधिकारों का हनन न करे, इसलिए अधिकार है वो सभी को दिए जाए और इसको सुरक्षित और व्यवस्थित करने का कार्य है वो राज्य का होगा। इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिक विस्तृत अधिकार हैं वो प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि अगर राज्य में अधिकार प्रदान किए जाएंगे विकसित रूप में, तभी व्यक्ति, राज्य और एक तरह से देश कैसे समाज का विकास होगा। तो ये कह सकते प्लस पॉइंट है अधिकार होना वहाँ पे समाज और राज्य के लिए। तो इसके तौर पे एक और लॉस्की ने कहा है कि अधिकार के महत्व को बताते हुए, एक राज्य अपने नागरिकों को वे अधिकार देता है जो उन्हीं के आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम एक तरह से आपको ये पता होगा कि ये राज्य अच्छा है, वो राज्य बुरा है। हम कहते हैं कि देश की कि हमारा जैसे अच्छा देश है, किसी कोई देश कहाँ यहाँ पे ये कमी है, ये देश अच्छा नहीं है लोगों के लिए। तो ये कब वहाँ पे कैसे पता लगता है, ये वहाँ पे उन देश के लोगों को अधिकार जिस तरह से दिए जा रहे हैं उसके आधार पर। कुछ देशों में अधिकार है वो बहुत कम या कह सकते हैं कि लिमिट मात्रा में होता है, उनको अधिकार कैसे मालूम ही नहीं है, जबकि कुछ लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार व्यक्ति को उनके लिए पूर्ण रूप में उपलब्ध होते हैं, वो अच्छी तरह से अपना विकास कर पाता है। तो इसलिए एक राज्य अच्छा होना और बुरा होना किस पे डिपेंड करता है, अधिकार के उपलब्धता पर, कि राज्य में किस तरह से अधिकार है उन्हें मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से लॉस्की ने कहा है कि व्यक्ति अच्छा मतलब राज्य बुरा और अच्छा कब डिपेंड होगा कि वहाँ पे जो अधिकार है वो उनको किस तरह से उपलब्ध किए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये अधिकार की जब हम बात कर रहे हैं और हमने परिभाषाओं को समझा है, तो अब एक भारतीय विद्वान, जैसे इस तरह के वेस्टर्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, अधिकार की परिभाषा समझाई है, तो अपने भारतीय विचार को जाने। तो देखिए, भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री, भारतीय विद्वान है जिन्होंने अधिकार के ऊपर अपनी परिभाषा दी है, श्रीनिवास शास्त्री। उन्होंने कहा है अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत है। जो अधिकार है वो एक तरह से ध्यान रखना, उस जो समुदाय है वहाँ पे, ठीक है ना, उस राज्य में जो समुदाय है उन्होंने उसको स्वीकार किया है। जब अधिकार स्वीकार होंगे तभी उन्हें वो प्राप्त होंगे और राज्य में लागू होते हैं राज्य के द्वारा। तो इसलिए अधिकार पहले स्वीकार होने जरूरी है। तो अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह अवस्था या नियम कह सकते हैं, नीति कह सकते हैं, जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक
उन्नति और कल्याण में सहायक हैं। तो शास्त्री जी ने यही कहा है कि जो अधिकार एक समुदाय के भी कानून है, या जिसे वो जो समुदाय वो स्वीकार करता है, और इससे इस नियम और इस रीति से यानी अधिकार से व्यक्ति का बहुमुखी विकास हो पाता है। तो ये एक तरह से शास्त्री के द्वारा अधिकार का जो अर्थ है वो यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं अधिकार है वो व्यक्ति के जीवन को, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही हम बात जिक्र इसमें आ रहा है परिभाषाओं में। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अधिकार के लिए आवश्यक लक्षण क्या है, ठीक है ना। तो हम वो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है अधिकार के लक्षण। आपको जो ये परिभाषा है वो याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और जो परिभाषा अगर याद है तो इससे जब कोई बड़ा प्रश्न आता है तो आपको थोड़ा बहुत अगर परिभाषाओं के संदर्भ में नॉलेज है तो आप उस प्रश्न को अपने विस्तार अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका अर्थ है वो आपको इससे पता चल जाता है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं अधिकार के आवश्यक लक्षण। अधिकार के आवश्यक लक्षण, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस तरह से ये परिभाषाएं दी अलग अलग विद्वानों ने अधिकार को महत्व बताते हुए और अधिकार के ऊपर या उसका अर्थ बताते हुए जिस तरह से विद्वान अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो उसी परिभाषाओं के आधार पर हम यहाँ पे निम्नलिखित कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नोट कर रहा हूँ वे लक्षण यहाँ पे हम समझेंगे अधिकार के। तो पहला है तो देखिए पहला जो लक्षण है अधिकार का वो है सामाजिक स्वरूप। अब यहाँ पे समझना है सामाजिक स्वरूप का ये मतलब है कि अधिकार है उसका उसकी जो मांग होती है वह कहाँ पर होती है, राज्य में होती है। मतलब राज्य के अंदर जो समाज है, और समाज को ही हम सामाजिक व्यवस्था सामाजिक स्वरूप कह रहे हैं। तो ये किसका पहला लक्षण होगा। तो ध्यान दें अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव होता है। तो इस वजह यानी इस कारण हम ये इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण भी होता है, क्योंकि अधिकार है उसका अस्तित्व जो समाज में है, तो ये इसकी जो पृष्ठभूमि जो शुरुआत है वो समाज के अंतर्गत ही होती है, और उसके अंदर ही व्यक्तियों के द्वारा उस अधिकार का उपयोग किया जाता है। तो अधिकार का अस्तित्व कहाँ बना रहेगा, समाज में, सामाजिक स्वरूप है होगा, इसका ये स्वरूप हो जाएगा। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का एक नाम है, ठीक है ना। हम एक तरह से कह सकते हैं कि अधिकार को एक और ऐसे समझ ले कि अधिकार क्या है, तो आपको समझना है कि अधिकार एक तरह से राज्य के द्वारा दी गई स्वतंत्रता और एक सुविधा है। अधिकार है वो एक तरह से समझें कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों को स्वतंत्रता एवं सुविधा का नाम है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि अधिकार क्या है ये आप समझिए। अधिकार है वो यहाँ पे समझना है, अधिकार है वो राज्यों के द्वारा, अधिकार है वो राज्यों के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता और सुविधा मिल सके। यानी अधिकार राज्य में संभव है, राज्य समाज में ही अधिकार है वो व्यक्तियों को मिलते हैं। तो इस तरह से अधिकार को ये समझे कि राज्य में व्यक्ति को स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करना कहीं ना कहीं अधिकार को यहाँ पे अर्थ बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम बात करें कि सामाजिक स्वरूप, इसका जो पहला लक्षण है वो यही है कि अधिकार का स्वरूप है या अस्तित्व है वो कहाँ पे संभव है, सामाजिक समाज में। तो इस तरह से ये इसका लक्षण है। तो इसको आगे देखें, इस स्वतंत्रता और सुविधा की आवश्यकता और उपभोग समाज में ही संभव है। और जब व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं,
ठीक है ना। तो वह समाज में रहकर ही उन अधिकारों का उपभोग कर सकता है, उनसे अपना जीवन, अपना जो व्यक्तित्व है उसका विकास कर सकता है। क्योंकि अधिकार जब मिलेंगे राज्य में, उसके राज्य में ही अधिकार का अस्तित्व है, और व्यक्ति भी अधिकारों का फायदा उपभोग कब उठाएगा, जब वह राज्य के अंतर्गत है। अगर जंगलों में या कहीं बाहर हैं, राज्य से अलग हैं, तो अधिकार उसे मिलेंगे नहीं और वो अधिकार से फायदा उठा भी नहीं सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अधिकारों का अस्तित्व राज्य में होता है, और व्यक्ति भी अधिकारों का उपभोग कहाँ करेगा, राज्य के अंदर रहकर ही कर सकता है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि यह अधिकार का एक लक्षण है सामाजिक स्वरूप, और इसी तरह इस अधिकार की सिद्धि है वो समाज में हो पाती है। दूसरा हम देखें तो ये आपको समझना है, जैसे मैंने पहला बताया है कि अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव है, और इस तरह से व्यक्तियों द्वारा समाज में ही अधिकार का उपभोग किया जा सकता है। जैसे मैंने समझाया है तो नोट भी किया है, ताकि आप अपने नोटबुक में नोट करें, ताकि कभी भी अगर आपको इससे संबंध में डाउट हो तो आप नोटबुक में लिखा हुआ समझ में आ जाए। और फिर भी अगर वीडियो तो है ही, आप इसको वापस रिकैप करके देख सकते हैं। तो देखिए, दूसरा हम बात करें अधिकार के लक्षण की, तो दूसरा है कल्याणकारी। दूसरा अधिकार का लक्षण है कल्याणकारी स्वरूप। कल्याणकारी स्वरूप जैसे आप समझ गए होंगे कि अधिकार को जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो उसका जो मेन उद्देश्य, मोटो है वो क्या है, कि व्यक्ति और समाज का विकास करना। यही हम जब बार बार यही जब डिस्कस कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि अधिकार का स्वरूप भी क्या है, लोगों का, समाज का, उस राष्ट्र का कल्याण करना। तो इसलिए ही अधिकार वो अस्तित्व में आते हैं। तो ये यहाँ पे कल्याणकारी स्वरूप है वो इसका एक लक्षण यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। इसको देखें, अधिकार के रूप में केवल वे ही स्वतंत्रता सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक है। और इस तरह से कल्याणकारी ये स्वरूप है जो क्या करता है, कल्याणकारी स्वरूप है अधिकार, और इस कल्याणकारी स्वरूप के कारण ही व्यक्ति के विकास में जो अधिकार है वो सहायक है। अधिकार है वो सहायक है, क्योंकि अधिकार के होने से व्यक्ति अपने समाज में अपना जो मुकाम पाना चाहता है वह उससे अधिकार प्राप्त होने से ही, वह अधिकार प्राप्त होने के बाद ही वह कह सकते हैं अपना जो समाज में जो लेवल है या कह सकते मुकाम है वो प्राप्त कर सकता है। तो अब जब भी आपको पता है ना अधिकार क्या है, अधिकार की बात करें, मैंने बार बार बताया, वो वापस बता भी देता हूँ कि अधिकार एक तरह से एक राज्य के द्वारा एक फ्रीडम होता है। क्या होता है, फ्रीडम होता है, और फ्रीडम के साथ आपको सुविधा दी जाती है। इस सुविधा और स्वतंत्रता को हम कहते हैं अधिकार। जैसे आप कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि आपको ये स्वतंत्रता है और ये राज्य के द्वारा सुविधा दी गई है, यानी अधिकार है। ठीक है ना, उचित रूप है। ऐसा नहीं कि अनैतिक कार्य करें तो भी आप अधिकार का उपयोग करें, नहीं। अधिकार तभी आपके लिए उपयोगी होंगे और उसका महत्व रहेगा, अधिकार की सुविधा आपको मिलेगी जब वह कार्य है नैतिक हो, उचित हो। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखें कि अधिकार की जब हम बात कर रहे हैं तो अधिकार के आवश्यक लक्षणों में तीसरा क्या है, तो ध्यान रखना लोक हित में उपयोगी। अधिकार का तीसरा लक्षण है लोक हित में उपयोगी। जैसे आप देख ही रहे, जिस तरह से हम ये अपने यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि अधिकार हैं वह किसके लिए फायदेमंद होते हैं, व्यक्ति के लिए। व्यक्ति जब वो विकसित होगा, व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो राष्ट्र वो उन्नति करेगा। तो इसका मतलब जो अधिकार हैं वह किन के लिए उपयोगी हैं, सभी के लिए जो उस राज्य में है, यानी कि पूरी तरह से आप भी समझे कि लोक हित में ये उपयोगी है। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, लक्षण हो गया कि अधिकार है वह लोक हित में उपयोगी है। समझ रहे हैं ना, इसको देखें और अच्छी तरह से। अधिकार का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज
भी उन्नतिशील हो, ये एक लोकहित होगा। समझ रहे हैं ना आप? स्वयं की उन्नति के साथ साथ स्वयं की उन्नति के साथ, स्वयं यानी ये समझना है कि व्यक्ति, अधिकार है, अधिकारों के द्वारा स्वयं, स्वयं मतलब व्यक्ति, ठीक है ना, यहाँ पे समझना है अधिकार है वो प्राप्त किसको, व्यक्ति को होते हैं। तो स्वयं की उन्नति यानी व्यक्ति की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज, तो इस तरह से इस जो अधिकार का जो नेचर है वो क्या है, कल्याण यानी विकास करना, मतलब अच्छा कार्य करने की इसकी सोच है। इसके अधिकार का उद्देश्य यही है कि सबका विकास हो, विकसित हो और जो व्यवस्था है वो उन्नति करे। तो यानी इसका जो नेचर हो गया वो क्या हो गया, लोकहित में उपयोगी। इसका लक्षण, अधिकार का लक्षण क्या है कि यह लोकहित में उपयोगी है। तो इसको समझे, यदि कोई व्यक्ति अधिकारों का इस प्रकार से प्रयोग करता है कि अन्य व्यक्ति या समाज, संपूर्ण समाज के लिए समाज में बाधा पहुंचती है, यानी कोई व्यक्ति अगर अधिकारों का इस तरह से उपयोग करे जिससे क्या हो, समाज में बाधा उत्पन्न हो जाए, दूसरे हैं वो उससे प्रभावित हो, तो इसको कैसे, जैसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को अधिकार मिल गया है कि वो कहीं पे भी व्यापार करें, कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है ना, मतलब किसी भी देश में वो स्वतंत्र है, रहने के लिए उसे स्वतंत्रता इस प्राप्त है, वो उसे अधिकार दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, समानता के जैसे अधिकार है। तो बहुत सारे जो अधिकार की बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता की होगी, संवैधानिक उपचारों की, मतलब अलग अलग अधिकार हैं। तो जब वो व्यक्ति इन अधिकारों को उपयोग करता है तो कोई अगर अनैतिक तरीके से उपयोग करें, अनैतिक तरीके से क्या गया कि आप कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कोई अगर ऐसा व्यापार करता है या कह सकते गैर कानूनी काम है उसके द्वारा किया जाता है, तो इससे क्या होगा, समाज में जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी, दूसरे लोग हैं वो इससे प्रभावित होंगे। तो इसलिए अधिकार को एक उचित रूप में ही राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसलिए फिर उस व्यक्ति के अधिकार पर क्या होगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि वह दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहा है, दूसरों के अधिकारों के ऊपर कहीं ना कहीं अपेक्ष लगा रहा है, यहाँ पे अव्यवस्था फैला रहा है। तो इस तरह के अधिकार उपयोग करने पर प्रतिबंध है। तो व्यक्ति के फिर अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अधिकार तभी लोकहित में होंगे जब उनका उपयोग है वो उचित रूप में किया जाए। नेक्स्ट देखें, अधिकार के लक्षण की बात करें, राज्य का संरक्षण। ठीक है ना, अधिकार है उसको जब राज्य का संरक्षण होगा, जैसे समझ लीजिए कि आप स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पीछे किसी का बैकअप सपोर्ट है, तो इसी वजह से आप निडर होकर अपना जो काम है उसमें 100% दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं हो तो फिर क्या होगा, आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस पर आपका 100% फोकस नहीं होगा, आप उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अधिकार है उसके द्वारा सभी व्यक्ति वो अपना विकास करेंगे, और जितना हो सके वो अपना विकास करेंगे और अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे, समाज में अपना 100% देंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरा विकास हो, मैं उन्नति करूं। तो जब उसको अधिकार दिए जा रहे हैं तो अधिकार उसका बैकअप है। अब अधिकार की भी सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे आप लीडर होकर काम करते हैं अधिकार के द्वारा, लेकिन अगर आप लीडर होकर काम कर रहे हैं अधिकार के द्वारा और अगर अधिकारी अस्थायी हो या ऐसा डर है कि अधिकार कहीं हमारे हाथ से न चला जाए, तो फिर आप उसको डरे सहमे में उसका उपयोग करेंगे, अपनी जो उन्नति है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, तो ये जो अधिकार है उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा, राज्य के द्वारा होगा, क्योंकि राज्य ये व्यवस्था करता है, लोगों को अधिकार उपलब्ध करवाता है और इसका उपयोग लोग या राज्य समाज करता है। तो इसलिए अधिकारों को जिसके द्वारा लागू किया जाता है उसके द्वारा उसका संरक्षण भी होना चाहिए। अधिकारों का आवश्यक लक्षण यह भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है। इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था करता है। जिस तरह से देख लीजिए कि भारतीय संविधान में जैसे आपने पढ़ा है 12 से 35 तक, जैसे हम
अलग अलग जो अधिकार हैं उसमें हम जितने भी देखते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार हुआ। तो ये जो जिस तरह के अधिकार है शिक्षा और संस्कृति संबंधी, तो इसके बाद आपने देखा होगा अनुच्छेद 32 में ये है कि अगर आपके ये जो अधिकार हैं जो वर्णित है, अगर इनका कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इनके ऊपर अतिक्रमण होता है, आपके अधिकार अगर कोई छीनता है, तो आप अपने अधिकारों की सुरक्षा और मांग के लिए कहाँ जाएंगे, न्यायालय में। और न्यायालय के अंदर आपको अधिकार है उसकी आपको सुरक्षा दी जाएगी। और न्यायालय की जो व्यवस्था है वो राज्य के द्वारा की गई, मतलब राज्य के द्वारा अधिकार के संरक्षण के लिए एक व्यवस्था की गई है न्यायालय की, तो ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा। ठीक है ना, ये आप समझ गए होंगे जैसे मैंने समझाया है। तो इसको देख लीजिए, राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था करे, यानी अधिकारों की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्था, ऐसी न्याय प्रणाली बनाए जिससे अधिकारों का हनन न हो, अधिकारों का अतिक्रमण न हो और व्यक्ति इन अधिकारों का सुविधापूर्ण उपयोग कर सके। तो ये संरक्षण एक तरह से इसका लक्षण हो गया और इसका ये उत्तरदायित्व होगा राज्य का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं आज का लेसन का अंतिम जो पॉइंट है वो है सर्वव्यापकता। यह एक उसका दूसरा और भी नाम कह सकते हैं सार्वभौमिकता। ठीक है ना। तो ये किस तरह से अधिकार का लक्षण है, तो आप देखिए, अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं, यानी अधिकार का जो क्षेत्र है वो सर्वव्यापक है, यानी सब जगह वो अधिकार है वो व्याप्त है। ठीक है ना, सभी को समान रूप से प्राप्त है। तो जब राज्य में जो लोग हैं वो हर जगह रहते हैं, तो इसलिए जो यहाँ पे ये जो लक्षण है वो ये कह रहा है कि सर्वव्यापकता है, जो अधिकार है वह भले व्यक्ति कहीं भी रह रहा, कोने में भी रह रहा है, पहाड़ों में कहीं भी रह रहा है, तो उसे राज्य के द्वारा अधिकार प्राप्त है, यानी अधिकार है वो सर्वव्याप्त है, सब जगह है। समझ रहे हैं ना, सर्वव्यापकता। तो इसलिए अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, भले वो छोटा बड़ा हो या कहीं पे भी रह रहा हो, तो उन्हें ये अधिकार समान रूप से दिए जाएंगे। और ये जो अधिकारों की जो पहुंच है यानी सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता ये कहलाएगी, इसका लक्षण है। तो ये ध्यान रखना कि सर्वव्यापकता तभी होगी जब किसी तरह का भेदभाव न हो, यानी जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाए, तभी जो अधिकार है उसकी पहुंच सब जगह होगी। ठीक है ना। जैसे एक पाइपलाइन से अगर पानी जा रहा है वह सभी घरों में तब पहुंचेगा जब बीच में रुकावट नहीं हो, बीच में रुकावट नहीं हो। रुकावट का काम, जैसे अधिकार से बात करें तो जैसे धर्म, वंश, लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर अगर बीच में रुकावट आए अधिकार के पहुंचने में, तो वह अधिकार सब जगह पहुंच नहीं पाएगा, जैसे पानी सब जगह जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे बिना भेद के सभी को जब समान रूप से अधिकार मिलेंगे तो ये कहलाएगा सर्वव्यापकता, यानी अधिकार है वो सब जगह सभी को समान रूप से उपलब्ध है। समझे ना। तो इस तरह से हमने ये अधिकारों के लक्षण है वो यहाँ पे समझे, डिस्कस किया है, और आई होप सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ पॉइंट इशू है तो आप इसको रिकैप कर देख सकते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम निष्कर्ष तौर पर देखें, अधिकार के उपयुक्त लक्षणों के आधार पर सामान्य शब्दों में अधिकार की परिभाषा देते हुए हम ये कह सकते हैं कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के उच्चतम विकास के लिए, हाईली डेवलपमेंट, उच्चतम विकास के लिए उसके हेतु आवश्यक एवं समाज के सभी व्यक्तियों और सामाजिक परिस्थितियों के लिए जरूरी है, जिन्हें समाज स्वीकार करता है, अधिकार को स्वीकार करता है और राज्य की जो व्यवस्था है वो उसे लागू करती है। तभी अधिकार है वह व्यक्तियों के लिए उसके सर्वोत्तम उच्चतम विकास के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। ठीक है ना। तो आज का अपना टॉपिक है वो यहीं तक है। कल हम यानी जो नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा 11th लेसन का सेकंड जो पार्ट होगा उस पर हम अधिकार का वर्गीकरण और अधिकार के जो अन्य जो हम जिस तरह की जो विचारधारा पढ़ रहे हैं उसको पूर्ण तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, और जो इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए नोट्स उपलब्ध है, आप ले सकते हैं, और जब भी पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आप पेन और
कॉपी साथ में रखें ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट रखे साथ ही साथ नोट करते रहें, ठीक है ना। तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।